हम उस भारतीय के पीछे पीछे एक गंदे और अंधेरे से गलियारे में गए जिसमें टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था। और फिर दाईं ओर एक दरवाजा था जिसको उसने खोल दिया। पीली रोशनी की चमक हमारे ऊपर पड़ी और इस रोशनी के बीच में ऊंचे माथे वाला एक व्यक्ति हमें नजर आया, जिसके सर के चारों ओर छोटे छोटे लाल बाल थे और बीच में थी एक गंजी चमकती खोपड़ी जो ऐसे लग रही थी मानो फर के पेड़ों में से निकली पहाड़ की चोटी। खड़े खड़े उसने अपने हाथ मले। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। कभी वो मुस्कुरा रहा था तो कभी हमें घूरने लगता था। प्रकृति ने उसे एक लटका हुआ होंठ दिया था और उसमें से उसके पीले और टेढ़े मेढ़े दांतों की कतार नजर आ रही थी, जिसे वो अपने चेहरे के निचले हिस्से पर बार बार हाथ फेरकर छिपाने की बेकार कोशिश कर रहा था। अपने गंजेपन के बावजूद वो काफी जवान नजर आ रहा था और उसकी उम्र करीब 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। वो एक पतली तीखी आवाज में दोहराता जा रहा था, आपका सेवक मिस मॉर्स्टन, आपका सेवक सज्जनों, कृपा करके मेरे छोटे से घर में आइए। ये जगह छोटी जरूर है मिस, पर मैंने इसे अपनी पसंद से सजाया है। दक्षिणी लंदन के रेगिस्तान में ये कला का अमर उद्यान है। जिस अपार्टमेंट में उसने हमें आने का निमंत्रण दिया था उसे देखकर हम दंग रह गए। उस जगह पर ऐसा लग रहा था मानो किसी बढ़िया किस्म के हीरे को पीतल में जड़ दिया गया हो। महंगे से महंगे और बेहतरीन किस्म के पर्दे वहां टंगे हुए थे और कहीं कहीं उनको सरकाकर महंगे फ्रेम वाली किसी पेंटिंग या किसी ओरिएंटल फूलदान की झलक दिख रही थी। कालीन पीले और काले रंग का था, इतना मुलायम और मोटा कि पैर आराम से अंदर धंस रहा था मानो काई में फंसा जा रहा हो। चीतों की दो बड़ी खालें कालीन के ऊपर बिछी थीं, जिससे पूर्वी ऐशो आराम का आभास हो रहा था। एक कोने में चटाई के ऊपर एक बड़ा सा हुक्का रखा था। चांदी के कबूतर के आकार वाला लैंप लगभग अदृश्य सुनहरे तार से कमरे के बीचों बीच लटका हुआ था। जलने पर वो एक भीनी खुशबू भी फैला रहा था। झटके लेते हुए मुस्कुराता हुआ वो छोटा आदमी बोला, मिस्टर थैडियस शॉल्टो, ये है मेरा नाम। आप तो बेशक मिस मॉर्स्टन ही हैं, और ये सज्जन कौन है? ये मिस्टर शर्लॉक होम्स हैं और ये डॉक्टर वॉटसन। ये सुनते ही वो बड़ा खुश हो गया। ये डॉक्टर हैं? क्या आपके पास आपका स्टेथोस्कोप है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करेंगे? मुझे अपने दिल के मिट्रल वॉल्व पर थोड़ा शक है। आयोर्टिक पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन मिट्रल के लिए मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनी जैसा उसने मुझसे करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे कुछ भी चिंताजनक नहीं लगा, सिवाय इसके कि वो डर के मारे उत्तेजित था क्योंकि वो सिर से पैर तक कांप रहा था। मैंने उससे कहा, ये सामान्य लग रहा है, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी बेचैनी के लिए मुझे क्षमा करें मिस मॉर्स्टन। मुझे काफी तकलीफ रहती है और उस वॉल्व के लिए मुझे काफी समय से शक था, लेकिन मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरा शक गलत निकला। अगर आपके पिता दिल पर इतना जोर नहीं देते तो आज वो जिंदा होते। मेरा मन किया कि मैं उस आदमी के मुंह पर एक चांटा जड़ दूं। इतने नाजुक मामले को इस हल्के ढंग से कहने पर मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। मिस मॉर्स्टन नीचे बैठ गई थी और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अपने दिल में कहीं ना कहीं जानती थी कि मेरे पिता मर चुके हैं। वो आदमी बोला, मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ और उससे भी ज्यादा मैं आपको न्याय दिलवा सकता हूँ, और मैं ऐसा करूंगा भी, चाहे ब्रदर बार्थोलोम्यू कुछ भी कहे। मुझे आपके मित्रों के आने से भी बहुत अच्छा लगा, जो ना सिर्फ आपकी रक्षा कर रहे हैं बल्कि जो मैं अब कहने या करने जा रहा हूं वो उसके गवाह भी होंगे। हम तीनों मिलकर ब्रदर बार्थोलोम्यू को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं, लेकिन हम बाहरी लोगों को जैसे पुलिस और अधिकारियों को उनको इस मामले में नहीं डालेंगे। हम आपस में ही सारी बातें सुलझा लेंगे। बार्थोलोम्यू को बेकार के प्रचार से ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं लगेगा। फिर वो एक नीची कुर्सी पर बैठ गया और हमारी ओर देखकर अपनी कमजोर पनीली आंखें झपकाने लगा। होम्स ने कहा, मेरी ओर से तो तुम जो भी कहोगे वो कहीं और नहीं जाने वाला। मैंने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, वो बोला, क्या मैं आपको एक ग्लास शियांटी पेश कर सकता हूं मिस मॉर्स्टन? मैं और कोई वाइन नहीं रखता। क्या मैं फ्लास्क खोलूं? नहीं? फिर मुझे उम्मीद है आप लोगों को तंबाकू के धुएं से कोई एतराज नहीं होगा, पूर्वी तंबाकू की भीनी खुशबू से। मैं ना थोड़ा नर्वस हो रहा हूं और हुक्का पीने से मैं थोड़ा शांत हो जाता हूं।
इतना कहकर उसने एक बड़े बर्तन में एक मोमबत्ती जलाई और गुलाब जल से धुएं के बबूले उठने लगे। हम तीनों अर्धगोलाकार में बैठ गए, ठोड़ी हाथों में लिए और सिर आगे की ओर झुके हुए। वो विचित्र गंजी चमकती खोपड़ी वाला आदमी बीच बीच में कश लेने लगा। फिर उसने कहा, जब पहले मैंने आपसे ये संपर्क करने का फैसला किया था, मैं उस समय अपना पता दे सकता था, लेकिन मुझे डर लगा कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे और किसी अनचाहे लोगों को अपने साथ ना ले आए। इसलिए मैंने ये ढिठाई की कि आपसे मुलाकात निर्धारित करते वक्त ये ध्यान रखा कि मेरा ही आदमी विलियम्स आप लोगों को पहले देख ले। मुझे उसकी समझ पर पूरा विश्वास है। मैंने उसे आज्ञा दी थी कि अगर वो संतुष्ट ना हो तो इस मामले को बिल्कुल आगे ना बढ़ाए। इस सतर्कता के लिए मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे माफ कर देंगे, पर मेरी पसंद बड़ी सीमित है और पुलिस वालों से ज्यादा बुरा मुझे कोई नहीं लगता। मैं तो जोर जबरदस्ती से तो दूर ही रहना चाहता हूँ। भीड़ भीड़ के संपर्क में मैं कभी नहीं आता। जैसा आप देख सकते हैं, मैं सलीके और सफाई के माहौल में रहना पसंद करता हूँ और अपने आप को कला का पुजारी मानता हूँ। ये मेरी कमजोरी है। ये सारी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं सारी असली हैं। मुझे मॉडर्न फ्रेंच स्कूल में बहुत दिलचस्पी है। मिस मॉर्स्टन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मिस्टर शॉल्टो, मैं माफी चाहती हूँ, पर आपके कहने पर मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जान सकूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें बहुत देर हो रही है और मैं चाहती हूँ कि हमारी ये मुलाकात जितनी छोटी हो सके उतना अच्छा होगा। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, जल्दी करने पर भी थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा, क्योंकि हमें ब्रदर बार्थोलोम्यू से मिलने नॉरवुड तो जाना ही पड़ेगा। वहां पहुंचकर हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर हावी हो जाएं। वो मुझसे नाराज है कि मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। पिछली रात हमारे बीच काफी लड़ाई हुई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि गुस्से में वो कितना भयंकर लगता है। अगर हमें नॉरवुड जाना है तो बेहतर होगा कि हम फौरन निकल जाएं, मैंने कहा। इस बात पर वो इतनी जोर से हंसा और तब तक हंसता रहा जब तक उसके कान लाल नहीं पड़ गए। फिर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं जानता कि वो क्या कहेगा अगर हम इस तरह अचानक उसके पास पहुंच जाएंगे। नहीं, पहले मुझे आपको तैयार करना होगा कि हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में कई बातें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता। मैं जितना जानता हूं वो मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या करना चाहता हूं। अब तक जैसा आप लोगों को अंदाज लग चुका होगा, मेरे पिता इंडियन सेना के मेजर जॉन शॉल्टो थे। करीब 11 साल पहले वो रिटायर हुए थे और अपर नॉरवुड के पौंडीचेरी लॉज में रहने आ गए। उन्होंने इंडिया में बहुत तरक्की की थी और वापस आने पर वो अपने साथ बहुत सारा पैसा लाए थे। काफी महंगी कलाकृतियां और देसी नौकरों की एक पूरी पलटन भी साथ में थी। इन साधनों से उन्होंने अपने लिए एक घर खरीद लिया और फिर ऐशो आराम से रहने लगे। उनकी संतानों में मैं और मेरा जुड़वा भाई बार्थोलोम्यू ही थे बस। कैप्टन मॉर्स्टन के गायब होने पर उठी सनसनी मुझे अच्छी तरह याद है। हमने अखबारों में इसके बारे में पढ़ा था और ये जानते हुए कि वो हमारे पिता के मित्र थे, हमने उनके सामने ही इस पूरे मामले की खुले दिल से चर्चा की थी। जब हम अंदाज लगाने की कोशिश करते कि आखिर उन्हें क्या हुआ होगा, तो वो भी हमारी बातचीत में शामिल होते थे। एक पल के लिए भी उस समय हमें शक नहीं हुआ कि सारा राज उनके दिल में छुपा हुआ था और ये कि एक वही थे जो आर्थर मॉर्स्टन की गति के बारे में जानते थे। लेकिन हम इतना जरूर जानते थे कि कोई राज या कोई खतरा हमारे पिता के ऊपर मंडरा रहा है। वो अकेले बाहर जाने से बहुत डरते थे और पौंडीचेरी लॉज में हमेशा 2 लड़ाकुओं को अपने साथ रखते थे। वो दोनों गेट कीपर के रूप में काम करते थे। विलियम्स, जो आज रात को तुम्हारी गाड़ी यहाँ लेकर आया, वो उन्हीं में से एक है। वो कभी इंग्लैंड का लाइट वेट चैंपियन था। हमारे पिता हमें कभी नहीं बताते थे कि उन्हें किस बात से डर लगता है, लेकिन लकड़ी के पैरों वाले आदमियों से उन्हें बहुत नफरत थी। एक बार तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक लकड़ी के पैरों वाले आदमी पर दाग दी थी। वो ऑर्डर लेने वाला एक व्यापारी था बेचारा, और हमें इस मामले को दबाने के लिए बहुत बड़ी रकम भी खर्च करनी पड़ी थी। मेरा भाई और मैं सोचते थे कि ये हमारे पिता के दिमाग की कोई सनक है, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटी उससे हमें अपनी धारणा को बदलना पड़ा। 1882 के शुरू में मेरे पिता को इंडिया से एक पत्र मिला जिससे उनको बड़ा ही गहरा धक्का लगा। नाश्ते की मेज पर उस पत्र को खोलने के बाद वो करीब करीब बेहोश ही हो गए और उसके बाद उनकी बीमारी उनकी मौत तक बढ़ती चली गई। हम ये कभी नहीं जान पाए कि उस पत्र में क्या था, लेकिन जब वो उनके हाथ में था
तो मुझे इतना दिखाई दिया था कि पत्र छोटा सा था और उसमें जो शब्द लिखे थे वो भी बड़े अस्पष्ट से थे। लेकिन उनकी हालत तेजी से गिरती जा रही थी और अप्रैल के अंत तक डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और अब वो हमसे अपनी आखिरी बात करना चाहते हैं। जब हम उनके कमरे में घुसे तो वो तकियों के सहारे बैठे हुए थे और गहरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने हमसे दरवाजा बंद करके पलंग की ओर आने को कहा। फिर हमारा हाथ पकड़कर उन्होंने हमसे एक बहुत बड़ी बात कही, एक ऐसी आवाज में जो जितनी भावुकता की वजह से टूटी हुई थी उतनी ही दर्द की वजह से भी। मैं उन्हीं के शब्दों में वो बात आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, बेटे, सिर्फ एक चीज है जो इस समय मेरे मन पर भार बनी हुई है, वो है बेचारे मॉर्स्टन की अनाथ बेटी के प्रति मेरा रवैया। जिंदगी भर वो लालच जो मेरा सबसे बड़ा पाप रहा है, उसको उस खजाने से मैंने वंचित रखा जिसका कम से कम आधा हिस्सा तो उसका होना ही चाहिए था। लेकिन फिर मैंने खुद भी उस खजाने का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लालच इतना ही अंधा और मूर्ख होता है। उस खजाने का मालिक बनकर ही मुझे इतनी खुशी मिली कि मुझे किसी और से उसको बांटना गवारा नहीं था। वो जो दवाई की शीशी है उसके पास रखी मोतियों जड़ी उस माला को देख रहे हो, मैं उससे भी जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि मैंने उसे निकाला इसी इरादे से था कि मैं उसे भेज दूंगा। मेरे बेटो, तुम लोग उसे आगरा के खजाने का उसका हिस्सा वापस लौटा देना, लेकिन उसके पास तब तक कुछ मत भेजना जब तक मेरी मौत ना हो जाए। ये हार भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की इससे भी बुरी हालत हो जाती है लेकिन वे ठीक हो जाते हैं। मैं तुम्हें ये भी बताता हूं कि मॉर्स्टन कैसे मरा था। सालों से वो कमजोर दिल से परेशान था, लेकिन ये बात उसने सबसे छुपा रखी थी। सिर्फ मैं ही जानता था। जब हम दोनों इंडिया में थे तो कुछ आश्चर्यजनक परिस्थितियों में काफी सारा धन हमारे हाथ लगा था। मैं उसे इंग्लैंड ले आया और जिस रात मॉर्स्टन इंग्लैंड आया वो सीधे मेरे पास आकर अपना हिस्सा मांगने लगा। वो स्टेशन से पैदल आया। उसको मेरा वफादार नौकर लाल अंदर लेकर आया जो अब मर चुका है। धन के बंटवारे को लेकर हमारे बीच लड़ाई हो गई और हम एक दूसरे पर गुस्सा होते रहे। गुस्से के जोर में मॉर्स्टन अपनी कुर्सी से लपक कर खड़ा हुआ कि अचानक उसने अपनी बाह पर अपना हाथ रख लिया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो पीछे की ओर गिर गया, जिससे खजाने के बक्स से उसका सिर टकरा गया और फट गया। जब मैं उस पर झुका तो मैंने देखा कि वो मर चुका है। मैं काफी समय तक ऐसे ही पागल सा बैठा रहा और सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये हुई कि मैं मदद के लिए आवाज दूं, पर मैं ये समझ रहा था कि पूरी संभावना है कि लोग समझेंगे कि मैंने ही उसकी हत्या की है। लड़ाई के दौरान उसकी मौत और उसके माथे पर लगा जख्म मेरे खिलाफ ही जाने वाले थे। फिर कोई भी आधिकारिक जांच पड़ताल दौलत के जिक्र के बिना नहीं की जा सकती थी और इस बात को मैं पूरी तरह गुप्त रखना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है, इसलिए मुझे इसी में भलाई दिखाई दी कि किसी को इस बात का पता ना चले कि वो यहाँ आया था। मैं इस मामले पर सोच विचार कर ही रहा था कि ऊपर देखने पर मैंने अपने नौकर को दरवाजे पर खड़े देखा। वो चुपचाप अंदर आया और उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोला, डरिए मत साहब, किसी को पता चलने की जरूरत नहीं है कि आपने उसे मार डाला है। हम इसको छुपा देते हैं और फिर किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने उससे कहा, मैंने इसको नहीं मारा है। नौकर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने सब सुन लिया है साहब। मैंने आपको लड़ते भी सुना था और थप्पड़ की आवाज भी सुनी थी, लेकिन मेरे होठों पर ताला लगा है। घर में सभी सो रहे हैं। चलिए हम मिलकर इसे ठिकाने लगा देते हैं। उसके इतना कहने पर मैंने फैसला कर लिया, अगर मेरा खुद का नौकर नहीं मान रहा कि मैं निर्दोष हूं, तो मैं अदालत में बैठे जूरी के उन 12 बेवकूफों को कैसे मना पाऊंगा। उसी रात नौकर लाल और मैंने मिलकर लाश को ठिकाने लगा दिया और कुछ ही दिनों में लंदन के अखबार मेजर मॉर्स्टन की रहस्यमयी गुमशुदगी की खबर से भरे हुए थे। तुम लोग देख सकते हो कि इस मामले के लिए मुझे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया जा सकता। मेरी गलती बस यही है कि हमने लाश छुपाई और दौलत छुपाई, और मैंने मॉर्स्टन के हिस्से पर भी कब्जा किया हुआ था। इससे ज्यादा मेरी और कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बात का प्रायश्चित करो। अपने कान यहाँ मेरे पास लाओ।
मैं तुम्हें बताता हूं कि खजाना कहाँ है। जहां वो खजाना रखा है वो जगह है। बस उन्होंने इतना ही कहा था कि उसी पल उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनकी आंखें वहशीपन से बाहर को निकलने लगीं। उनका मुंह लटक गया और वे ऐसी आवाज में चिल्लाए जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसे बाहर रखो। हमने मुड़कर अपने पीछे वाली खिड़की पर देखा जिस तरफ उनकी नजर टिकी हुई थी। अंधेरे में से एक चेहरा हम लोगों को अंदर देख रहा था। कांच से दबकर उसकी नाक सफेद पड़ गई थी। उस चेहरे पर दाढ़ी और बाल थे और आंखों में अजीब सा वहशीपन और क्रूरता थी। मेरा भाई और मैं खिड़की की ओर लपके, लेकिन वो आदमी जा चुका था। जब हम अपने पिता के पास लौटे तो उनका सिर पूरी तरह लटका हुआ था और नब्ज रुक चुकी थी। उस रात हमने बगीचे में तलाश की, लेकिन उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस खिड़की के नीचे फूलों की क्यारी में एक पैर का निशान था। अगर वो निशान नहीं मिलता तो शायद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि वो वहशियाना चेहरा हमारी कल्पना की उपज था। लेकिन जल्दी ही हमें एक दूसरा सबूत भी मिल गया कि हमारे चारों ओर गुप्त एजेंसियां काम कर रही थीं। हमारे पिता के कमरे की खिड़की हमें सुबह खुली मिली। उनकी अलमारियों और बक्सों को खोला गया था और उनकी छाती पर एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था 4 का चिन्ह। इन शब्दों का क्या अर्थ था या हमारा वो रहस्यमयी मेहमान कौन था, हम कभी नहीं जान पाए। जहां तक हम समझ पा रहे हैं, हमारे पिता का कुछ भी सामान चुराया नहीं गया था। हालांकि सब कुछ उल्टा पलटा हुआ था। यह स्वाभाविक था कि मैंने और मेरे भाई ने इस घटना को उसी डर से जोड़ा जो मेरे पिता को जिंदगी भर सताता रहा था, लेकिन वो अब भी हमारे लिए रहस्य ही बना हुआ है। इतना कहकर वो छोटा आदमी अपना हुक्का सुलगाने के लिए रुका और कुछ समय तक सोचता हुआ कश खींचता रहा। हम सब इस अद्भुत कहानी में खोए हुए उसे सुन रहे थे। अपने पिता की मौत के बारे में पूरा विवरण सुनकर मिस मॉर्स्टन सफेद पड़ गई थी और कुछ समय के लिए मुझे लगा कि वो बेहोश होने वाली है। पर एक गिलास पानी पीने के बाद वो कुछ संभली जो मैंने उसको साइड टेबल पर रखे जग से दिया था। शर्लॉक होम्स खोया खोया सा भाव लेकर कुर्सी पर अधलेटा हो गया। उसकी चमकती आंखों पर पलकें मुदी हुई थीं। थीडियस शॉल्टो फिर से बताने लगा, मेरा भाई और मैं, आप लोग समझ ही सकते हैं, पिता द्वारा बताए गए खजाने के लिए बड़े ही उत्साहित थे। हफ्तों और महीनों तक हम खोदते रहे। हमने बगीचे के हर हिस्से में ढूंढा, लेकिन खजाना नहीं मिला। ये बात हमें पागल कर रही थी कि जिस वक्त वो मरे, खजाने के ठिकाने की बात बस उनके होठों पर थी। कुछ सेकंड और अगर वो आदमी वहां नहीं आता तो हमें खजाने का पता मिल गया होता। छुपे हुए खजाने की चकाचौंध का अंदाजा हमें उस माला से मिल चुका था जो हमारे पिता ने हमें दिखाई थी। उस माला पर मेरे भाई और मेरे बीच बहस भी छिड़ी थी। वे मोती साफ तौर पर बहुत ही कीमती थे और वो उनसे अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं आपको दोस्त मानकर बताऊं कि मेरा जो भाई है वो भी मेरे पिता की ही तरह लालची है। उसने ये भी सोचा कि अगर हमने ये माला उस लड़की को दे दी तो इससे बातें बनेंगी और आखिर में हम परेशानी में फंस जाएंगे। बड़ी कोशिशों के बाद ही मैं उसे मना पाया कि मैं मिस मॉर्स्टन का पता ढूंढकर उसको समय समय पर एक एक मोती भेजता रहूं, ताकि कम से कम वो अपने आप को असहाय तो ना महसूस करे। ये तो बड़ा ही अच्छा विचार था, तुमने बहुत अच्छा काम किया, होम्स ने कहा। छोटे आदमी ने इनकार में अपना हाथ हिलाया। हम तो इन्हीं की धरोहर संभाल रहे हैं, वो बोला। मुझे तो यही लगता है, लेकिन ब्रदर बार्थोलोम्यू मेरे विचारों से सहमत नहीं है। हमारे खुद के पास भी काफी पैसा है। मुझे और पैसे की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा एक युवती से इतना गलत बर्ताव करना कितनी बुरी बात होती। इस मामले पर हमारे मतभेद धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि मैंने सोचा कि मैं उससे अलग रहने लगूं। इसलिए पौंडीचेरी लॉज छोड़कर मैं अपने बूढ़े नौकर और विलियम्स को लेकर यहाँ पर आ गया। लेकिन कल मैंने सुना कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। खजाना खोज लिया गया है। मैंने तुरंत मिस मॉर्स्टन से संपर्क किया और बस अब यही करना बाकी है कि हम सब नॉरवुड जाएं और अपने हिस्से की मांग करें। मैंने अपने विचार ब्रदर बार्थोलोम्यू को बताए थे, इसलिए वो हमारे आने की उम्मीद कर रहा होगा, भले ही खुशी से नहीं, गुस्से से। हम सब चुपचाप बैठे इस नए मोड़ के बारे में सोच रहे थे जो इस रहस्यमयी मामले में आया था।
अपने पैरों पर खड़ा होने वाला पहला शख्स था होम्स। उसने कहा, आपने शुरू से आखिर तक बिल्कुल ठीक किया है सर। यह संभव है कि हम आपको वो जानकारी दे सकें जो आपको नहीं मालूम, लेकिन जैसा कि मिस मॉर्स्टन ने कहा कि देर हो रही है और हमें बिना समय गंवाए इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। हमारे मेजबान ने धीरे धीरे हुक्के के पाइप को तह किया और पर्दे के पीछे से एक लंबा कोट निकाला। उसने पूरे बटन बंद कर लिए, हालांकि रात काफी गर्म थी। और फिर उसने खरगोश की खाल की टोपी पहनी, जिसमें लटकने वाले झालर उसके कानों को भी ढक रहे थे, जिससे उसके चेहरे के अलावा उसके शरीर का बाकी कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। गलियारे में आगे रास्ता दिखाते हुए चलते हुए वो बोला, मेरी तबीयत कुछ नाजुक रहती है, मैं बीमार हूं। बाहर घोड़ा गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी और हमारा प्रोग्राम पहले से तय नजर आ रहा था, क्योंकि ड्राइवर बिना कुछ कहे तेजी से हमें अपनी मंजिल की ओर ले चला। थीडियस शॉल्टो लगातार बोले जा रहा था, बार्थोलोम्यू बड़ा चालाक आदमी है। आपको क्या लगता है कि उसको कैसे पता चला होगा कि खजाना कहाँ पर है? वो इस नतीजे पर तो पहुंच चुका था कि खजाना कहीं घर के अंदर ही छुपा हुआ है। इसलिए उसने घर का चप्पा चप्पा छान लिया और हर जगह के नाप लिए, जिससे 1 इंच जगह भी बिना खोजी न रह जाए। दूसरी चीजों के अलावा उसे ये पता चला कि घर की ऊंचाई करीब 22 मीटर की है, लेकिन अलग अलग कमरों की ऊंचाई से ज्यादा की नहीं हो सकती। इस हिसाब में करीब 1.25 मीटर की गड़बड़ थी और ये 1.25 मीटर का हिसाब नहीं मिल पा रहा था। ये इमारत के ऊपर ही हो सकता था। इसलिए उसने सबसे ऊपर के कमरे की प्लास्टर की छत में सुराख किया और वहीं पर उसके ऊपर उसे एक छोटी सी अटारी मिली जो सील बंद थी और जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। बीच में खजाने की तिजोरी थी जो 2 बल्लियों पर टिकी थी। सुराख के जरिए उसने उसे नीचे उतारा और वहीं पर रखा हुआ है। उसके अनुमान के अनुसार गहनों की कीमत ½ मिलियन स्टर्लिंग पाउंड से कम की नहीं है। इतनी बड़ी कीमत सुनकर हम सब हक्के बक्के से एक दूसरे को देखने लगे। अगर हम उसका हक दिला पाएं तो मिस मॉर्स्टन एक जरूरतमंद गवर्नेस से इंग्लैंड की सबसे अमीर वारिस बन जाएंगी। किसी भी वफादार दोस्त को यह खबर सुनकर खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि मेरी सोच पर स्वार्थ हावी हो गया और मेरा दिल एकदम भारी हो गया। मैंने हकलाते हुए मैरी को बधाई के कुछ शब्द कहे और फिर उदास होकर बैठ गया, सिर झुकाए, हमारे नए मित्र की बकबक से बेखबर। मुझे धुंधला सा याद है कि वो अपनी बीमारी के कोई लक्षण गिना रहा था और कई घोड़ों के डॉक्टरों के इलाजों के बारे में बता रहा था, जिसमें से कुछ उसने अपनी जेब में एक चमड़े की डायरी में दर्ज कर रखे थे। मुझे मालूम है कि उसको उनमें से एक भी जवाब याद नहीं होगा जो उस रात मैंने उसे दिए थे। होम्स ने कहा कि उसने सुना था कि मैं उसे कैस्टर ऑयल की 2 बूंदों से ज्यादा लेने से होने वाले खतरे के बारे में आगाह कर रहा था, जबकि नींद के लिए भारी मात्रा में एक दूसरी दवाई लेने की सलाह दे रहा था। जो कुछ भी हो, मुझे वाकई राहत महसूस हुई जब झटके से हमारी गाड़ी रुकी और दरवाजा खोलने के लिए कोचवान नीचे कूदा। मिस्टर थीडियस ने हाथ का सहारा देकर मैरी को नीचे उतारते हुए कहा, मिस मॉर्स्टन, ये पौंडीचेरी लॉज है। रात की अपनी गतिविधि के अंतिम चरण में पहुंचने पर करीब 11 बज रहे थे। विशाल शहर का गीला कोहरा पीछे रह गया था और रात काफी सुहानी थी। पश्चिम की ओर से गर्म हवा बह रही थी और भारी बादल धीरे धीरे आकाश में तैर रहे थे। इनके बीच बीच में चांद झांक रहा था। थोड़ी दूरी तक साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन थीडियस शॉल्टो ने गाड़ी का एक लैंप दिखाकर हमें रास्ता दिखाया। पौंडीचेरी लॉज के चारों ओर एक बहुत ऊंची पत्थर की दीवार थी, जिसके ऊपर टूटे कांच के टुकड़े चिपके थे। लोहे की सांकल वाला एक दरवाजा प्रवेश का एकमात्र रास्ता था। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन है? मैं हूं मैकमर्डो। अंदर से कुछ बड़बड़ाने की आवाज आई और फिर चाबियां खनकने और सांकल खुलने की। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक नाटा सा आदमी वहां खड़ा दिखाई दिया। लालटेन की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अच्छा, आप हैं मिस्टर थीडियस, लेकिन आपके साथ ये बाकी लोग कौन हैं? मुझे मालिक ने इन लोगों को अंदर भेजने की इजाजत नहीं दी है। कैसी बात कर रहे हो मैकमर्डो? तुम तो मुझे हैरानी में डाल रहे हो। मैंने अपने भाई से कल कहा तो था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर आऊंगा। देखिए मिस्टर थीडियस, वो आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं और उनकी तरफ से मुझे कोई आदेश भी नहीं मिला है। आप अच्छी तरह जानते हैं
कि मुझे अपने कायदे का पालन करना होता है। मैं आपको अंदर जाने दे सकता हूँ, लेकिन आपके मित्रों को यहीं रुकना होगा जहां पर वे हैं, उस आदमी ने सख्त स्वर में कहा। थीडियस शॉल्टो ने चारों ओर उलझन और बेबसी से देखा। अब ये क्या मुसीबत है? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मैकमर्डो। अगर मैं इनकी जिम्मेदारी ले रहा हूं तो तुम्हारे लिए ये काफी होना चाहिए। यहाँ ये एक लड़की भी है। ऐसे रात के समय वो ऐसे सड़क पर कैसे खड़ी रह सकती है? मैकमर्डो अपनी बात पर अड़ा रहा। सॉरी मिस्टर थीडियस, ये लोग आपके दोस्त होंगे, लेकिन हो सकता है मेरे मालिक के ना हो। वो मुझे अपनी ड्यूटी करने के लिए अच्छी तनख्वाह देते हैं और मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। मैं आपके किसी दोस्त को नहीं जानता, शर्लॉक होम्स ने दोस्ताना अंदाज में कहा। बिल्कुल जानते हो मैकमर्डो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे भूले होंगे। क्या तुम्हें उस आदमी की याद नहीं जिसने तुम्हारे साथ 4 साल पहले एक रात एलिसन की धर्मशाला में 3 राउंड लड़ाई की थी? वो वाला मिस्टर शर्लॉक होम्स? उसका सुर अचानक बदल गया। अरे, मैंने तुम्हें कैसे नहीं पहचाना? अगर वहां इस तरह चुपचाप खड़े रहने की बजाय तुम आगे बढ़कर मेरे जबड़े पर घूंसा मारते तो मैं तुम्हें तुरंत पहचान जाता। तुम वो हो जिसने अपनी प्रतिभा को बेकार कर दिया है। तुम चाहते तो मुक्केबाजी में काफी ऊंचा उठ सकते थे। होम्स ने हंसते हुए कहा। देखा वॉटसन, अगर मैं सब ओर से असफल हो जाता हूं तो भी मेरे पास एक नौकरी तो रहेगी ही। अब हमारा दोस्त हमें बाहर ठंड में खड़ा नहीं रखेगा। क्यों दोस्त? बिल्कुल सर, आइए अंदर आइए, आप भी और आपके सभी दोस्त भी, उसने बड़े ही सम्मान के साथ कहा। सॉरी मिस्टर थीडियस, लेकिन मालिक का सख्त हुक्म है। आपके मित्रों के बारे में तसल्ली करना जरूरी था इससे पहले कि मैं उन्हें अंदर आने देता। अंदर एक पथरीली पगडंडी खुली जगह से होती हुई एक बड़े से घर पर जाकर खत्म हुई, जो चौकोर और नीरस थी। चारों ओर से इमारत का बड़ा आकार, उसकी उदासी और मौत का सन्नाटा दिल में सनसनी पैदा कर रहा था। थीडियस शॉल्टो भी थोड़ा परेशान नजर आया। उसके हाथ में लालटेन कंपकपा रही थी और खड़खड़ा रही थी। उसने कुछ उलझे हुए स्वर में कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने बार्थोलोमेव को साफ साफ कहा था कि हम आएंगे, और फिर भी उसकी खिड़की में रोशनी नजर नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या मतलब निकालूं। क्या वो हमेशा अपने घर की इतनी कड़ी निगरानी रखता है? होम्स ने पूछा। हाँ, उसने मेरे पिता के रिवाज को जारी रखा हुआ है। आप जानते हैं कि वो उनका सबसे लाडला था, और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पिता ने जितना मुझे बताया था उससे ज्यादा उसे बताया होगा। बार्थोलोमेव की खिड़की वो ऊपर वाली है जहां चांदनी टकरा रही है, लेकिन आप देखिए खिड़की के अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। हाँ, उस खिड़की में तो नहीं है, लेकिन दरवाजे के पास उस छोटी सी दूसरी खिड़की में मुझे रोशनी की झलक दिखाई दे रही है, होम्स ने कहा। ओह, वो तो हाउसकीपर का कमरा है। वहां पर तो बूढ़ी मिसेस बर्नस्टोन बैठा करती है। वो हमें इस बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन शायद आप लोगों को 1-2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सब एक साथ अंदर जाएंगे और उन्हें हमारे आने के बारे में खबर नहीं है तो वो बेचारी घबरा जाएगी। लेकिन वो क्या है? उसने लालटेन को ऊपर उठाया और उसके हाथ तब तक हिलते रहे जब तक रोशनी के गोले हमारे चारों ओर टिमटिमा नहीं उठे। मिस मॉर्स्टन ने मेरी कलाई पकड़ ली और हम सब धड़कते दिल लिए कानों पर जोर देते खड़े रहे। बड़े अंधेरे से, वीरान रात के बीच में से बहुत ही करुण और दुख भरी आवाजें आ रही थी। किसी डरी हुई औरत की तीखी टूटती कराहने की आवाज। शॉल्टो ने तेजी से कहा, यह तो मिसेस बर्नस्टोन की आवाज है। घर में वही एक औरत है। आप यहां रुकिए, मैं अभी आया। वो जल्दी से अंदर गया और अपने अजीब अंदाज में उसने दरवाजा खटखटाया। हमने देखा कि एक लंबी बूढ़ी औरत उसे अंदर ले गई और उसे देखकर उसने काफी खुशी भी जाहिर की। ओह मिस्टर थीडियस सर, मैं कितनी खुश हूं कि आप आ गए। मैं कितनी खुश हूं मिस्टर थीडियस। हमने उसे बार बार खुशी जाहिर करते सुना जब तक कि दरवाजा बंद नहीं हो गया और उसकी आवाज दब नहीं गई। हमारे गाइड ने लालटेन हमारे पास ही छोड़ दी थी। होम्स ने धीरे से उसे चारों ओर घुमाया, गौर से घर की ओर देखा और खुली जगहों में जगह जगह पड़े कूड़े के ढेरों को देखा। मिस मॉर्स्टन और मैं एक साथ खड़े रहे। उसके हाथ मेरे हाथों में थे। मोहब्बत बड़ी अद्भुत चीज होती है, क्योंकि वहां हम दोनों थे जिन्होंने आज से पहले एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं था, जिनके बीच मोहब्बत के एक भी शब्द या नजरों का आदान प्रदान नहीं हुआ था,
और फिर भी संकट की इस घड़ी में हमारे हाथों ने अपने आप ही एक दूसरे को थाम लिया था। तब से इस बात पर मैंने आश्चर्य किया है और साथ ही ये स्वाभाविक लगा कि मैं उसका हाथ थामूं, और जैसा कि उसने मुझे कई बार बताया है, उसके मन में भी ये भावना आई कि सहारे और रक्षा के लिए मेरे पास आए। इसलिए हम हाथ में हाथ डाले दो बच्चों की तरह खड़े रहे, और चारों ओर छाए डरावने माहौल के बावजूद न जाने क्यों हमारे दिलों में एक अजीब सी शांति थी। चारों ओर देखते हुए उसने कहा, कितनी अजीब जगह है। ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड के सारे छछूंदर यहाँ पर खुले छोड़ दिए गए हैं। इस तरह की चीज मैंने बैलरेट के पास एक पहाड़ के किनारे देखी थी, जहां सोने की खोज में आए लोग काम कर रहे थे। होम्स ने कहा, ये सब खजाने की खोज में आए लोगों के निशान हैं। तुम्हें याद होना चाहिए कि उन्होंने 6 सालों तक इसे ढूंढने की कोशिश की है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जगह कूड़े के ढेर जैसी लग रही है। उसी क्षण दरवाजा भड़ाक से खुला और थीडियस शॉल्टो बाहर भागता हुआ आया। उसके हाथ बाहर को फैले थे और आंखों में खौफ भरा था। वो चिल्लाया, बार्थोलोमेव के साथ कोई हादसा हुआ है। मैं डर गया हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाकई में डर की वजह से वो अंतशंत बोल रहा था, और उसका ऐंठा हुआ कमजोर चेहरा जो उसके कोट की बड़ी कॉलर से झांक रहा था, किसी बच्चे जैसा असहाय और डरा हुआ लग रहा था। होम्स ने अपने दृढ़ लहजे में कहा, घर के अंदर चलो। हाँ चलो, मैं कुछ भी निर्देश नहीं दे पा रहा हूं, थीडियस ने कहा। हम सब उसके पीछे पीछे हाउसकीपर के कमरे तक गए, जो गलियारे के बाएं हाथ पर पड़ता था। बूढ़ी औरत एक डरा हुआ भाव लिए इधर उधर टहल रही थी। मिस मॉर्स्टन को देखकर वो कुछ शांत हुई। जोर की सिसकी के साथ वो बोली, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज मेरी बड़ी कठिन परीक्षा हुई है। हमारे मित्र ने उसके पतले सख्त हाथों को थपथपाया और दया के कुछ शब्द कहे, जिससे बूढ़ी महिला के रक्तहीन गालों पर फिर से थोड़ी लाली लौट आई। वो बोली, मालिक ने अपने को अंदर से बंद कर रखा है और मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। सारा दिन मैंने इंतजार किया कि वो मुझे बुलाएंगे, क्योंकि वो अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन 1 घंटे पहले मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं ऊपर गई और चाबी वाले सुराख से अंदर झांका। आप ऊपर जाइए मिस्टर थीडियस, आप ऊपर जाकर खुद देखिए। मैंने 10 सालों से मिस्टर बार्थोलोमेव थीडियस को खुशी में, गम में, हर तरह से देखा है, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर ऐसे भाव आज तक नहीं देखे। शर्लॉक होम्स ने लालटेन ली और तेजी से आगे चला, क्योंकि थीडियस शॉल्टो के दांत बुरी तरह किटकिटा रहे थे। वो इतना ज्यादा हिल गया था कि मुझे उसकी बाह के नीचे अपने हाथ का सहारा देकर सीढ़ियों पर उसे चढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसके घुटने कांप रहे थे। ऊपर चढ़ते वक्त 2 बार होम्स ने अपनी जेब से लेंस निकाला और ध्यान से कुछ निशानों का परीक्षण किया। ये निशान नारियल के रेशों से बने सीढ़ियों के कालीन के ऊपर धूल के थक्कों जैसे थे। वो हर सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ रहा था और लैंप को उसने नीचे लटका रखा था और दाएं बाएं नजर डालता जा रहा था। मिस मॉर्स्टन डरी हुई हाउसकीपर के साथ नीचे ही रह गई थी। सीढ़ियों का अंत एक लंबे गलियारे में हुआ। उसके दाएं हाथ पर इंडियन टेपेस्ट्री में एक बड़ा चित्र लटका हुआ था और बाईं ओर 3 दरवाजे थे। यहां से भी होम्स धीरे धीरे कायदे से आगे बढ़ा, जबकि हम उसके ठीक पीछे थे। हमारी लंबी काली परछाइयां गलियारे में पीछे की ओर पड़ रही थी। तीसरा दरवाजा वो था जिसकी हमें तलाश थी। होम्स ने उसे खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था, और वो भी एक चौड़ी मजबूत चटखनी से, जैसा कि हम लालटेन की रोशनी में देख पा रहे थे। लेकिन सुराख पूरी तरह बंद नहीं था। शर्लॉक होम्स ने झुक कर देखा और फौरन एक सांस खींचकर खड़ा हो गया। उसने बड़े ही विचलित स्वर में कहा, वॉटसन, ये तो कुछ खौफनाक मामला है। उसे इतना विचलित मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने झुककर सुराख से झांका और मैं दहशत से दोहरा हो गया। कमरे में चांदनी बिखरी हुई थी और उससे वहां काफी रोशनी थी। वहां पर सीधे मेरी ओर देखता हुआ और मानो हवा में लटका हुआ एक चेहरा नजर आ रहा था। उसके नीचे सब काला अंधेरा था। ये चेहरा हमारे मित्र थीडियस का ही था। वही ऊंचा चमकता सिर, वही लाल बाल, वही रक्तहीन चेहरा, लेकिन उसके भाव एक भयानक मुस्कान से स्थिर थे। एक अस्वाभाविक मुस्कान जो उस खामोश चांदनी में नहाए कमरे में दिल को दहला रही थी।
वो चेहरा हमारे मित्र के चेहरे से इतना ज्यादा मिलता जुलता था कि मैंने मुड़कर देखा कि वो वाकई हमारे साथ है। फिर मुझे याद आया कि उसने बताया था कि वो उसका जुड़वा भाई है। ये तो बहुत ही भयानक है। अब हमें क्या करना होगा? मैंने होम्स की तरफ देखते हुए पूछा। वो अब तक थोड़ा संभल चुका था और उसने सधे स्वर में कहा, इस दरवाजे को तोड़ना होगा। उसने छलांग लगाई और अपना सारा भार ताले पर डाल दिया। वो चरमराया तो, लेकिन टूटा नहीं। इकट्ठे हम लोगों ने मिलकर फिर से उस पर धक्का मारा और इस बार वो खटाक से टूट गया। कमरे में जाने पर हमें ऐसा लगा मानो वो कोई रासायनिक प्रयोगशाला हो। दरवाजे के सामने वाली दीवार पर कांच की शीशियों की दोहरी पंक्ति थी और मेज पर बंसन बर्नर, परख नलियां और अनेक यंत्र फैले पड़े थे। एसिड के जार बांस की टोकरियों में कोनों में पड़े थे। इनमें से ऐसा लग रहा था कि कोई एक शायद लीक कर रहा था या टूट गया था, क्योंकि गहरे रंग का तरल पदार्थ उसमें से बह रहा था और एक अजीब सी महक कमरे में फैली हुई थी। कमरे के एक ओर एक छोटी सी सीढ़ी पड़ी थी, प्लास्टर के टुकड़ों के बीच में, और उनके ऊपर छत पर एक इतना बड़ा सुराख था कि एक आदमी उसमें से निकल सके। सीढ़ियों के नीचे एक लंबी रस्सी लापरवाही से पड़ी हुई थी। मेज के पास एक लकड़ी की आराम कुर्सी पर घर का मालिक गठरी बना बैठा था। उसका सिर बाएं कंधे पर झूल रहा था और चेहरे पर वो अजीब सी भूतहा मुस्कुराहट छाई हुई थी। वो निश्चल और ठंडा था और साफ था कि वो कई घंटों से मरा पड़ा था। मुझे लग रहा था कि न सिर्फ उसका चेहरा बल्कि उसके हाथ पैर भी बुरी तरह से तोड़े मुड़े हुए थे। मेज पर उसके हाथ के पास एक अजीब सा यंत्र पड़ा हुआ था, एक कत्थई लाठी जिसकी मूठ हथौड़े की तरह पत्थर की बनी हुई थी और उस पर रूखी सी रस्सी लिपटी हुई थी। उसके पास कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था जिस पर अस्पष्ट से कुछ शब्द लिखे थे। होम्स ने उस पर नजर डाली और फिर उसे मुझे थमा दिया। अपनी भौहें उचकाते हुए वो मुझसे बोला, ये देखो। लालटेन की रोशनी में मैंने डर और रोमांच के साथ उसे पढ़ा। उस पर लिखा था 4 का चिन्ह। इस सब का क्या मतलब है? मैंने पूछा। इसका मतलब है हत्या, होम्स ने मरे हुए आदमी पर झुकते हुए कहा। मुझे इसी की उम्मीद थी। ये देखो। उसने कान के ठीक ऊपर खाल पर चिपके एक लंबे गहरे रंग के कांटे की ओर इशारा किया। ये तो कांटे जैसा दिख रहा है, मैंने कहा। ये कांटा ही है। तुम इसे निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये जहरीला है। मैंने अपनी उंगलियों और अंगूठे के बीच रखकर उसे उठाया। वो खाल में से इतनी आसानी से निकल आया कि खाल पर कोई निशान तक नहीं पड़ा। खून की एक छोटी सी बूंद से बस पता चल रहा था कि तीर कहाँ चुभा था। मैंने उलझे स्वर में कहा, ये तो अनसुलझी गुत्थी है। ये तो साफ होने की बजाय और उलझती जा रही है। होम्स ने बड़े ही मजे से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, ये हर पल साफ होती जा रही है। मुझे पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए अब बस कुछ ही कड़ियों की और जरूरत है। हम अपने मित्रों की उपस्थिति को बिल्कुल ही भूल गए थे। जब से हमने कमरे में प्रवेश किया था, वो अब भी दरवाजे पर खड़ा था, भय की मूर्ति बना, अपने हाथ मसलता हुआ और विलाप करता हुआ। लेकिन अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ा, खजाना चला गया! उन्होंने खजाना उससे छीन लिया। वो रहा वो सुराख जिससे हमने उसे नीचे उतारा था। मैंने अपने भाई की मदद की थी। उसे देखने वाला आखिरी व्यक्ति मैं ही था। मैंने पिछली रात उसे यहीं छोड़ा था और जब मैं नीचे उतरा तो मैंने उसे दरवाजा बंद करते सुना था। ये किस वक्त की बात है मिस्टर थीडियस? उस समय 10 बज रहे थे। अब वो मर गया है और पुलिस को बुलाया जाएगा और सब लोग शक करेंगे कि इसमें मेरा हाथ था। मुझे पता है यही होगा। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं सोचते ना। आप लोगों को तो नहीं लगता कि खून मैंने किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं हत्यारा होता तो मैं ही आपको यहां लेकर आता? लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। उसने अपने हाथों को झटका दिया और पागलपन के से दौरे में पैर पटकने लगा। होम्स ने बड़े ही प्यार से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मिस्टर शॉल्टो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी राय मानिए और थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। उनसे कहिए कि आप उनकी पूरी मदद करेंगे और हम यहाँ पर आपके आने का इंतजार करेंगे। थीडियस ने आधे होश में उसकी बात सुनी और हमने अंधेरे में उसे लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर जाते देखा। होम्स ने अपने हाथ मलते हुए कहा, अब वॉटसन, हमारे पास बस आधा घंटा है।
हमें उसका पूरा फायदा उठाना होगा। जैसा कि मैं तुमको बता चुका हूं, मेरा केस करीब करीब पूरा हो चुका है, लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा विश्वस्त नहीं होना चाहिए। इस वक्त भले ही केस आसान लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि इसके नीचे कुछ गहरा राज और छुपा हो। आसान? मैं बोल पड़ा। बिल्कुल। जरा उस कोने में बैठो ताकि तुम्हारे पैरों के निशान मामले को उलझा ना दे। और अब काम की बात। सबसे पहले तो आखिर ये लोग आए कैसे और वापस कैसे गए? पिछली रात से दरवाजा अभी तक खोला नहीं गया है, तो फिर क्या खिड़की से? वो लालटेन खिड़की तक ले गया और अपने विचार जोर जोर से बोलता रहा, लेकिन वो ये सब अपने आप से बोल रहा था, मुझसे नहीं। खिड़की में अंदर से चिटखानी लगी है और इसका ढांचा मजबूत है। किनारों पर कोई चूल नहीं है। इसको खोलकर देखते हैं। पास में कोई पानी का पाइप भी नहीं है। छत भी पहुंच के बाहर है। फिर भी एक आदमी खिड़की के सहारे अंदर आ जाता है। पिछली रात थोड़ी बारिश हुई थी। यहाँ पर खिड़की की चौखट पर मिट्टी में पैरों के निशान है। यहाँ पर मिट्टी में एक गोल निशान है और फिर यहाँ मेज के पास भी है। यहाँ देखो वॉटसन, ये तो बड़ा ही सुंदर सबूत है। मैंने मिट्टी पर बने गोले देखे। लेकिन ये पैर के निशान थोड़े ही हैं, मैंने कहा। ये हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये लकड़ी के डंडे का निशान है। खिड़की की चौखट पर बूट का निशान है, एक भारी बूट जिसकी एड़ी चौड़े धातु की है, और इसके पास लकड़ी के पंजे का निशान है। यानी ये कोई लकड़ी के पैर वाला आदमी है? मैंने पूछा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कोई और भी था जो पूरी तरह से सक्षम था। क्या तुम उस दीवार को फांद सकते हो डॉक्टर? मैंने खुली खिड़की से बाहर देखा। चांद अब भी आसमान में चमक रहा था। हम लोग जमीन से करीब 2.5 मीटर ऊपर थे और मैंने जिस ओर भी देखा, ईंट की दीवारों पर पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैंने कहा, यह तो बिल्कुल असंभव है होम्स। होम्स बोला, मदद के बिना असंभव है, लेकिन मान लो यहाँ ऊपर तुम्हारा कोई मित्र हो जो तुम्हारे लिए इस मजबूत रस्सी को नीचे लटका दे जो मुझे इस कोने में पड़ी नजर आ रही है, और फिर इसका दूसरा सिरा इस मोटे खूंटे से बांध दे। फिर मुझे लगता है कि अगर तुम फुर्तीले होगे तो लकड़ी के पैर के बावजूद तुम ऊपर चढ़ सकोगे, और ऐसे ही तुम नीचे भी उतर जाओगे, और तुम्हारा सहयोगी रस्सी को ऊपर खींचेगा, खूंटे से उसे खोलेगा, खिड़की को बंद करेगा, अंदर की उसकी चिटखनी को लगाएगा और वैसे ही वापस लौट जाएगा जैसे वो आया था। एक छोटी सी बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि हमारा लकड़ी के पैरों वाला ये दोस्त चढ़ तो सकता था, लेकिन अच्छा नाविक नहीं था। उसके हाथों में गांठें नहीं थी। मेरे लेंस में एक से ज्यादा खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, खासकर इस रस्सी के आखिरी सिरे पर, जिससे मैं समझ रहा हूं कि वो इतनी तेजी से फिसला कि उसके हाथ की खाल छिल गई। ये सब तो ठीक है, मैंने कहा, लेकिन बात अब भी समझ के बाहर है। ये लोग आखिर थे कौन और कमरे में आए कैसे? हाँ, वो सहयोगी, होम्स ने कुछ सोचते हुए दोहराया। इस सहयोगी की बात भी बड़ी दिलचस्प है। उसके होने से ये केस साधारण केसों से ऊपर उठ जाता है। मेरे ख्याल से ये सहयोगी इस देश के अपराध जगत में ताजा ताजा है। हालांकि इससे मिलते जुलते मामले इशारा करते हैं कि इंडिया में पहले ऐसे मामले हो चुके हैं, अगर मुझे ठीक से याद हो तो। फिर ये आया कैसे? मैंने सवाल किया। दरवाजा बंद है, खिड़की से आ नहीं सकते, तो क्या वो चिमनी से अंदर आया? चिमनी बहुत छोटी है, मैं इस संभावना पर पहले ही विचार कर चुका हूं, उसने जवाब दिया। तो फिर ये आखिर हुआ कैसे? मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। सिर हिलाते हुए उसने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वॉटसन कि जब तुम असंभव को हटा देते हो तो जो भी बचता है, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, वो सत्य ही होता है। हम जानते हैं कि वो दरवाजे से नहीं आया था, ना खिड़की से, ना चिमनी से। हम ये भी जानते हैं कि वो कमरे में नहीं छिपा हुआ था, क्योंकि यहाँ छिपने की कोई जगह ही नहीं है। तो फिर वो कहां से आया? ओ, वो छत के सुराख से आया, मैं जोर से चिल्लाया। बिल्कुल वॉटसन, उसने यही किया होगा। अगर तुम इस लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाओ तो हम ऊपर वाले कमरे में छानबीन करते हैं, उस गुप्त कमरे में जिसमें खजाना मिला था। वो तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ गया और एक एक हाथ से एक बल्ली को पकड़कर झूलते हुए ऊपर अटारी में पहुंच गया। फिर मुंह के बल लेटकर उसने लालटेन उठाई और मैं उसके पीछे पीछे चला आया। हमने जिस कमरे में अपने को पाया
वो करीब 3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। उसका फर्श बल्लियों का बना हुआ था जिनके बीच में प्लास्टर था, इसलिए चलते वक्त एक बल्ली से दूसरी बल्ली पर जाना पड़ रहा था। उसकी छत पर एक शिखर था जो घर की असली छत का अंदरूनी भाग था। यहाँ पर किसी तरह का कोई फर्नीचर नहीं था और सालों से इकट्ठी हुई धूल की परत फर्श पर जमी थी। होम्स ने ढलान वाली दीवार पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, बात यह है, ये एक गुप्त दरवाजा है जो छत तक जाता है। मैं इसे वापस दबा देता हूँ और ये छत है जो हल्के से कोण पर ढलान पर है। इसका मतलब ये है कि नंबर 1 ने इस रास्ते से प्रवेश किया। चलो देखते हैं कि हम उसके बारे में कुछ ढूंढ पाते हैं या नहीं। उसने लालटेन की रोशनी जमीन पर दिखाई और ऐसा करते समय उस रात दूसरी बार मैंने उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखे। जहां तक मेरा सवाल था, मैंने उसकी नजर का पीछा किया तो मेरी खाल कपड़ों के अंदर भी ठंडी पड़ गई। फर्श पर नंगे पैरों के निशान भरे पड़े थे, साफ, स्पष्ट, लेकिन नाप में किसी सामान्य आदमी से आधे से भी कम। मैंने फुसफुसाकर कहा, होम्स, ये काम किसी बच्चे ने किया है। पल भर में ही वो सहज हो गया। उसने कहा, एक बार को तो मैं भी हिल गया था, लेकिन ये बात स्वाभाविक है। मेरी याददाश्त ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं पहले ही बता देता कि अब यहाँ पर जानने के लिए और कुछ नहीं बचा है। चलो नीचे चलते हैं। जब हम फिर से नीचे वाले कमरे में पहुंच गए तो मैंने उत्सुकता से पूछा, इन पैरों के निशानों के बारे में तुम्हारी क्या थ्योरी है? माय डियर वॉटसन, खुद भी सोचने की कोशिश करो। तुम्हें मेरे तरीके मालूम है, उनको लागू करो और नतीजे पर पहुंचो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो इन सारे तथ्यों का जवाब दे सके, मैंने कहा। जल्दी ही सब कुछ साफ हो जाएगा और अब मैं समझता हूं कि यहाँ पर काम का और कुछ नहीं है। 1 मिनट रुको। उसने अपना लेंस और नापने का फीता निकाला और घुटनों के बल बैठकर कमरे की जांच करने लगा। काफी देर तक वो यही करता रहा। उसकी लंबी नाक बल्लियों से कुछ ही दूरी पर थी और उसकी चमकती हुई आंखें चिड़ियों की आंखों की तरह चौकस थीं। उसकी हरकतें फुर्तीली और शांत थीं, जैसे कि किसी बू के पीछे दौड़ता शिकारी कुत्ता। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर उसने अपना दिमाग अपराधी बनने में लगाया होता तो वो कितना भयंकर अपराधी साबित हो सकता था। ढूंढते ढूंढते वो कुछ कुछ बड़बड़ाता भी जा रहा था और काफी देर के बाद आखिर में वो खुशी से चिल्ला पड़ा। बड़े ही जोश से उसने कहा, अब हमें शायद ही कोई परेशानी हो। नंबर 1 का पैर इस लोबान में पड़ गया। इस बदबूदार गंदगी के पास तुम उसके छोटे से पैर के निशान देख सकते हो। ये बर्तन चटक गया है और उसमें से लोबान बह रहा है। तो फिर उससे क्या? मैंने पूछा। इसका मतलब वो हमें मिल गया। मैं एक कुत्ते को जानता हूं जो इस महक का दुनिया के आखिरी छोर तक पीछा कर सकता है। इतनी तेज महक के पीछे एक प्रशिक्षित कुत्ता कितनी दूर जा सकता है? ओहो, कानून के रक्षक आ पहुंचे हैं। नीचे से भारी कदमों की आहट और तेज आवाजें सुनाई पड़ रही थीं और फिर हॉल के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। होम्स ने जल्दी से कहा, उनके आने से पहले अपने हाथ को इस लाश की बाह पर रखो और यहाँ इसके पैर पर। तुम्हें क्या लगता है? इसकी मांसपेशियां लकड़ी की तरह सख्त हैं, मैंने कहा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐंठी हुई हैं और चेहरा एकदम टेढ़ा है। इससे तुम किस नतीजे पर पहुंचते हो? मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, किसी तेज वेजिटेबल एल्कलॉइड से मौत हुई है, कोई ऐसा तत्व जिससे टिटनेस हो सकता है। बिल्कुल ठीक। जैसे ही मैंने चेहरे की खिंची हुई मांसपेशियां देखी थी, यही विचार मेरे भी मन में आया था वॉटसन। कमरे में घुसने के बाद मैंने उस स्रोत को ढूंढने की कोशिश की जिससे जहर उसके शरीर में फैला था। जैसा तुमने देखा, मैंने एक कांटे को देखा था जो उसकी खोपड़ी में घुसा हुआ था। तुमने देखा कि जिस जगह कांटा लगा था वो छत के सुराख की तरफ था। अगर उस वक्त ये अपनी कुर्सी पर बैठा होता। अब जरा इस कांटे की जांच करो। मैंने ध्यान से उसे उठाया और लालटेन की रोशनी में उसे देखा। वो लंबा, पैना और काला था। नोक पर वो चमक रहा था, मानो कोई चिपकाने वाला पदार्थ उस पर सुखाया गया हो। उसके धारहीन हिस्से को काटकर गोल कर दिया गया था। क्या ये इंग्लिश कांटा है? उसने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब तथ्यों से तुम किस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो? लेकिन अब पेशेवर लोग आ गए हैं, इसलिए हम फालतू लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। जब वो ये कह रहा था
तो वे कदम जो पास आते जा रहे थे गलियारे में जोर से सुनाई देने लगे और एक बेहद हट्टा कट्टा आदमी स्लेटी रंग का सूट पहने भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चमकती आंखें बहुत ध्यान से इधर उधर देख रही थी। उसके ठीक पीछे यूनिफॉर्म पहने एक इंस्पेक्टर था और उसके पीछे अब भी थर थर कांपता हुआ थीडियस शॉल्टो। दबी सी फटी आवाज में वो आदमी बोला, यहाँ इतना जरूरी काम है और ये लोग कौन है? ये घर तो खरगोश के दड़बे से भी ज्यादा भरा हुआ लग रहा है। होम्स ने धीरे से कहा, मेरे ख्याल से आप मुझे जानते हैं मिस्टर एथनली जोन्स। वो उखड़ी सांस से बोला, हाँ मुझे याद है, तुम शर्लॉक होम्स हो। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि कैसे तुमने उस जवाहरातों की चोरी के मामले में हम सबको कारण, निष्कर्षों और नतीजों पर लेक्चर दिया था। ये सच है कि तुमने हमें सही लाइन पर ला खड़ा किया था, लेकिन वो सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से था, तुम्हारे अच्छे निर्देशों की वजह से नहीं था। मैं तो बहुत आसान तर्कों से समझा रहा था। हाँ ठीक है, अब कबूलने में शर्म मत करो, लेकिन ये सब क्या है? बड़ा गंदा काम हुआ है, बड़ा ही गंदा। ये सिर्फ तथ्य है, सिद्धांतों का काम यहाँ नहीं है। मैं एक केस के सिलसिले में नॉरवुड से आया था। मैं स्टेशन पर था जब मुझे ये संदेश मिला। तुम्हें क्या लगता है ये आदमी कैसे मरा होगा? होम्स ने रुखाई से कहा, तुमने ही तो कहा कि ये ऐसा केस नहीं है जिस पर मैं अपने सिद्धांत झाड़ सकूं। हाँ कहा था, लेकिन फिर भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कभी कभी तुम्हारी राय सटीक भी होती है। दरवाजा बंद है, $500,000 मिलियन के कीमती जेवर गायब हैं। खिड़की किस हाल में थी? बंद थी, लेकिन खिड़की की चौखट पर कदमों के निशान थे। अगर खिड़की बंद थी तो उन कदमों का कोई मतलब नहीं है, ये तो कोई पागल भी सोच सकता है। हो सकता है उस आदमी को दौरा पड़ा हो, लेकिन फिर जेवर भी तो गायब है। हाँ, मेरी समझ में कुछ आ रहा है। मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसी बातें बहुत तुरंत आ जाती हैं। जरा बाहर निकलना सार्जेंट, और तुम भी मिस्टर शॉल्टो, तुम्हारा दोस्त यहाँ रह सकता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो होम्स? शॉल्टो ने खुद कबूला है कि पिछली रात को वो अपने भाई के साथ था। भाई तो दौरा पड़ने से मर गया और शॉल्टो खजाने के साथ निकल लिया। क्यों, कैसी रही? होम्स ने बड़े रुखाई भरे स्वर में कहा, हाँ अच्छी रही। और फिर मरा हुआ आदमी बड़ी ही समझदारी से उठा और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हाँ ठीक है, उस आदमी ने अपने उसी रूखे स्वर में कहा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब इस मामले में थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। ये थीडियस शॉल्टो अपने भाई के साथ था, लड़ाई भी हुई, इतना तो हम जानते हैं। अब भाई तो मर गया और खजाना गायब है, ये भी हम जानते हैं। थीडियस के जाने के बाद किसी ने भी भाई को नहीं देखा, वो बिस्तर में सोया भी नहीं था। जाहिर है कि थीडियस बड़ी परेशानी की हालत में है। मैं अपना जाल उसके चारों ओर बुन रहा हूं और ये जाल उस पर लगातार कसता जा रहा है। होम्स ने कहा, तुम्हारे पास अभी सारे तथ्य नहीं है। लकड़ी का ये कांटा जो कि जहरीला है, इस आदमी की खोपड़ी में धंसा हुआ था, जहां पर तुम अब भी निशान देख सकते हो। ये कार्ड टेबल पर पड़ा था और उसके पास ये अजीब सा पत्थर के सिरे वाला औजार। ये सब तुम्हारे हिसाब से केस से कैसे ताल्लुक रखता है? मोटे जासूस ने घमंड से कहा, हर दशा में उसे मजबूत बनाता है। पूरा घर भारतीय कलाकृतियों से भरा पड़ा है। थीडियस इसको लेकर ऊपर आया और अगर ये कांटा जहरीला है तो थीडियस ने इसका इस्तेमाल अपने भाई को मारने के लिए किया। ये कार्ड हमें वैसे ही बहकाने के लिए रख दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है। बस एक ही सवाल बचा है कि वो यहां से गया कैसे। अरे वो देखो, छत में एक सुराख है, तो बस उसी से ही गया होगा। अपने नाप के अनुपात में गजब की फुर्ती दिखाते हुए वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ अटारी में घुस गया और तुरंत बाद ही हमने उसकी उत्साहित आवाज सुनी कि उसे गुप्त दरवाजा मिल गया है। होम्स ने कंधे उचकाते हुए कहा, वो कुछ ढूंढ भी सकता है, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल कर लेता है। एथनली जोन्स ने सीढ़ियों पर फिर से प्रकट होते हुए कहा, तथ्य खोजना ही ठीक रहता है। इस केस के मामले में मेरी राय अब तय हो गई है। छत की ओर जाने के लिए एक गुप्त दरवाजा है और वो थोड़ा सा खुला हुआ था। वो मैंने खोला था, होम्स ने कहा। अच्छा, तो तुमने भी इस बात पर गौर किया है। खैर, किसने पहले गौर किया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमें ये तो मालूम हो गया कि हमारा कातिल भागा कैसे। इंस्पेक्टर। जी सर, गलियारे से आवाज आई। मिस्टर शॉल्टो से कहो कि यहाँ आए। शॉल्टो के वहां आने पर वो उससे बोला, देखिए मिस्टर शॉल्टो,
मेरा फर्ज है कि मैं तुमको सूचित करूं कि तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूं। बेचारा थीडियस जोर से चिल्लाया और हाथ पटकते और मसलते हुए हम दोनों की ओर बारी बारी से देखने लगा। देख लो, मैंने पहले ही ऐसा कहा था ना, वही हो रहा है। होम्स ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो मिस्टर शॉल्टो, मैं जल्दी ही तुम्हें इस आरोप से बरी करवा दूंगा। उसका इतना कहना था कि मोटा जासूस भड़क गया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मिस्टर थियोरिस्ट। उसे कोई ऐसे झूठा दिलासा मत दो जो तुम पूरा ना कर सको। तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ना, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल केस है। न सिर्फ मैं इसे निर्दोष साबित करूंगा मिस्टर जोन्स, बल्कि मैं आपको मुफ्त के तोहफे के तौर पर पिछली रात इस कमरे में मौजूद 2 में से एक आदमी का नाम और हुलिया भी बता सकता हूं। ये मानने के लिए मेरे पास पूरी वजह है कि उस आदमी का नाम है जोनाथन स्मॉल। वो कम पढ़ा लिखा आदमी है, छोटा है, फुर्तीला है, जिसका दायां पैर नहीं है। वो लकड़ी का पैर पहनता है जो अंदर की ओर से घिस चुका है। उसके बाएं बूट का तला चौकोर पंजे वाला है और उसकी एड़ी पर एक बैंड है। वो अधेड़ उम्र का है, सूरज से स्याह पड़ा उसका रंग है और वो अभियुक्त भी रहा है। ये कुछ संकेत तुम्हें कुछ सहायता दे सकते हैं। इसके अलावा उसकी हथेली की काफी खाल छिली हुई है। और दूसरा आदमी, अच्छा, दूसरा आदमी भी है। एथेनली जोन्स उसकी बात से और चिढ़ गया। हालांकि मैं आसानी से देख पा रहा था कि वो चिढ़ने के साथ उसकी बातों से प्रभावित भी था। होम्स की इतनी दो टूक बात सुनकर होम्स ने वापस मुड़ते हुए कहा, ये दूसरा आदमी जो है ये बड़ा अजीब है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ही दोनों का आपसे परिचय करा सकूंगा। मुझे तुमसे एक बात कहनी है वॉटसन। वो मुझे सीढ़ी के सिरे तक ले गया और बोला, ये असंभावित घटना हमारी यात्रा के असली मकसद से हमें दूर ले गई है। मैंने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था। ये उचित नहीं है कि मिस मॉर्स्टन यहाँ पर रहे। बिल्कुल ठीक, तुम उसे घर ले जाओ। वो मिसेस सेसिल फॉरेस्टर के साथ लोअर कैम्बरवेल में रहती है। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अगर तुम लौटना चाहो, या अगर तुम ज्यादा थके हुए हो तो तुम वहीं रुककर आराम कर सकते हो। किसी हालत में नहीं, मैंने कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं तब तक आराम कर पाऊंगा जब तक मुझे इस रोमांचक मामले के बारे में कुछ और जानकारी नहीं मिल जाती। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं होम्स, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि आज रात के इतने अजूबे देखकर मैं पूरी तरह हिल गया हूं। मैं इस मामले को सुलझते हुए देखना चाहता हूं। ठीक है, तुम्हारे रहने से मुझे भी बड़ी मदद मिलेगी, होम्स ने कहा। हम ये केस अपने आप सुलझाएंगे और इस बड़बोले जोन्स को जो कहानी गढ़नी है ये गढ़ ले। मिस मॉर्स्टन को छोड़ने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम नंबर 3 पिंचिन लेन लैम्बेथ चले जाओ, जो पानी के किनारे पर है। दाएं से तीसरा घर शर्मन नाम के आदमी का है। खिड़की पर तुम एक नेवले के मुंह में खरगोश देखोगे। बूढ़े शर्मन को जगाना और कहना कि मुझे फौरन टोबी चाहिए, और तुम टोबी को कैब में अपने साथ लेकर आओगे। टोबी शायद कोई कुत्ता है, मैंने पूछा। हाँ, वो एक अजीब सड़की कुत्ता है जिसमें सूंघने की बड़ी ही अद्भुत क्षमता है। पूरे लंदन की जासूसी फौज के बदले मैं इस मामले में टोबी की मदद लेना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, मैंने कहा, फिर मैं उसे लेकर आता हूँ। इस समय 1 बज रहा है। मैं शायद 3 बजे तक लौट आऊंगा अगर मुझे ताजा घोड़ा मिल सके तो। ठीक है, और मैं देखूंगा कि मिसेस बर्नस्टोन और इंडियन नौकर से क्या बात कर सकता हूँ, होम्स ने कहा। फिर मैं इस महान जोन्स के तरीकों पर गौर करूंगा और उसके ताने सुनूंगा, जो मुझे सुनने में कतई अच्छे नहीं लगते। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए स्क्रीन पर ऊपर बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।